सबसे पहले हम बात करें तो वर्त होता क्या है, यानी कि एक तल के अंदर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर स्थित हों और उस बिंदुओं के समूह को मिलाने पर बनने वाली आकृति को ही हम क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदुओं का समूह है, इन सभी समूहों को अगर हम मिला दें और एक इसी तल पर एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर यानी कि अचल दूरी पर ये सभी बिंदु हैं, तो इन सभी बिंदुओं के समूह को या मिलाने पर बनने वाली आकृति को ही हम क्या कहेंगे, वर्त। और इस स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे, वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र। और सभी बिंदुओं से अचल दूरी को यानी कि इस बिंदु से सभी तरफ इस अचल दूरी को हम क्या बोलेंगे, वर्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वर्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो बात करें, ये वर्त है, इस वर्त को अगर दो भागों में कोई रेखा विभाजित करे, इस वर्त को दो भागों में अगर कोई रेखा विभाजित कर रही है तो इसको हम बोलते हैं वर्त की जीव्या। क्या बोलते हैं, वर्त की जीव्या। ठीक है, और अगर यही जीव्या केंद्र से होकर गुजरे, यही जीव्या वर्त के केंद्र से होकर गुजरे तो ये वर्त की सबसे बड़ी जीव्या है, वर्त की सबसे बड़ी जीव्या है। तथा केंद्र से होकर गुजरने वाली जीव्या यानी कि त्रिज्या की दो गुनी हो, उसे हम वर्त का व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्त का व्यास। और वर्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, वर्त का व्यास d बराबर ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ये त्रिज्या दो बार है तो व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है, तो d बराबर हमारा क्या होता है, 2r। और अगर यहां से हम r याद करें तो हमारे पास क्या होगा, d/2। अब देखो इस वर्त की बात कर रहे हैं तो ये वर्त है, इस समतल को तीन भागों में विभाजित करता है, यानी कि ये एक समतल है, इस समतल पर अनेक बिंदुओं के समूह को एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर यानी अचल दूरी पर मिलाने पर बनने वाली आकृति को वर्त कहते हैं। और ये वर्त इस तल को तीन भागों में विभाजित करता है। एक तो ये बाहर का भाग, इसे बोलते हैं बहिर्भाग, बहिर्भाग। एक ये खुद वर्त होता है और एक इसके अंदर का भाग होता है जिसे हम बोलते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर। ठीक है, ये अपना अभ्यंतर भाग होता है। अब देखो एक होता है वर्तीय क्षेत्र। क्या होता है, वर्तीय क्षेत्र। अब देखो वर्तीय क्षेत्र किसे बोलेंगे, ये बाहर का भाग है, ये तो वर्त के क्षेत्र के अंदर सम्मिलित नहीं है। वर्तीय क्षेत्र एक तो वर्त और एक अभ्यंतर भाग, दोनों को अगर हम सम्मिलित कर दें तो वही हमारा क्या होता है, वर्तीय क्षेत्र होता है। अब देखो चाप की बात करें तो चाप, अगर मैं ये चाप यहाँ पर एक इस वर्त पर चाप P और Q एक चाप लें तो चाप वर्त को चाप में दो भागों में विभाजित कर रहा है। एक भाग तो ये है, एक भाग ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला भाग है, इसे बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलेंगे, लघु चाप। और ये ऊपर वाला भाग है, इसे बोलते हैं द्वितीय चाप, यानी कि जो छोटा भाग है उसे बोलते हैं लघु चाप और जो बड़ा भाग है उसे बोलते हैं दीर्घ चाप। अगर इस चाप के सिरे अगर इस व्यास पर हो, ठीक है, यानी कि ये P और ये Q अगर यहाँ स्थित है तो ये वर्त को दो समान भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि ये चाप और ये चाप दोनों बराबर चाप होंगे, ये अर्धवर्त में विभाजित कर देगा वर्त को। ठीक है, अब आगे है अपनी 12.1 की एक्सरसाइज। देखो 12.1 में पहला क्वेश्चन क्या देगा, जो भी मैंने बताया उसी के अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्त का केंद्र वर्त में स्थित होता है, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, वर्त का केंद्र वर्त में स्थित होता है। अब देखो तीन भागों में विभाजित है, एक तो वर्त का अंतर्भाग, एक खुद वर्त है, एक बहिर्भाग है। अब केंद्र देखो कहाँ स्थित है, वर्त के
अभ्यंतर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंतःभाग यानी कि अभ्यंतर में स्थित होता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के किस भाग में स्थित होती है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, यानी कि मैं एक ये बिंदु ले लूं, ठीक है, ये अपनी एक त्रिज्या, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या से अधिक है। क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या से अधिक है। तो त्रिज्या से अधिक है तो ये वृत्त के कहां पर स्थित हो जाएगी, वृत्त के बाहर स्थित होगी। यानी कि कोई भी एक रेखा अगर त्रिज्या से अधिक दूरी है, किसी भी रेखा की अगर त्रिज्या से अधिक दूरी है तो वह बिंदु कहां पर स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है। अब देखो मैंने आपको बताया था वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम वृत्त का क्या बोलते हैं, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अब देखो एक चाप तो हमने ये पी क्यू लिया, ठीक है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि एक चाप होता है जब उसके सिरे व्यास के सिरे हो, यानी कि व्यास तो ये है, ठीक है, इसको अगर मैं पी और क्यू से लिखूं तो अपना चार्ट क्या होगा, पी क्यू। अब देखो ये व्यास है, ये वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। अगर मैं इस भाग को हटा दूं तो ये वृत्त का क्या है, चाप है, और ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त। तो अगर एक वृत्त के चाप है वो अगर वृत्त के व्यास हो तो वह हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो ये हम कह चुके हैं कि अगर कोई वृत्त है जिस भी तल में स्थित है वह वृत्त को कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब है सत्य और असत्य लिखने। ठीक है, पहला है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कि केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि ये केंद्र है, कोई भी रेखाखंड यानी कि इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर मिलाए तो वह वृत्त की त्रिज्या होती है, ये बोल रहा है। तो ये बात क्या है, सत्य है। फिर देखो 2 नंबर, एक वृत्त में समान लंबाई के 4 जिह्वाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई के 4, यानी कि एक वृत्त है, समान लंबाई के 4 जिह्वाएं होते हैं। ठीक है, तो समान लंबाई के चाप हैं, जिह्वाएं हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखो ये समान लंबाई के चाप है, इधर वाला चाप इधर वाला चाप, ये वृत्त का व्यास भी हो सकता है। तो ये बात क्या है, असत्य है। फिर देखो यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, यानी कि एक वृत्त है उसको 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, जैसे कि एक चाप तो ये हो गया, एक चाप ये हो गया, एक चाप ये हो गया, 3 बराबर चाप है। फिर ये बोल रहा है तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अगर चाप बराबर है तो दीर्घ चाप कैसे हो सकते हैं, तीनों चाप क्या है, समान है। तो ये बात क्या है, असत्य है। यानी कि 3 बराबर चाप है, पहले ही दे रखा है कि तीनों चाप क्या है, बराबर है, तो तीनों समान है। दीर्घ कहां से होंगे, न तो बड़े होंगे न ही छोटे होंगे। तो ये बात क्या है, असत्य है। फिर देखो नेक्स्ट 4 नंबर है, वृत्त की एक जिह्वा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। यानी कि वृत्त की एक जिह्वा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी, यानी कि ये एक त्रिज्या, ठीक है, और ये जिह्वा है, ठीक है, और इसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, पूरी तो क्या है ये जिह्वा, त्रिज्या से 2 गुनी है तो ये वृत्त का व्यास है। तो देखो ये जिह्वा भी है और वृत्त का व्यास भी है, ठीक है। तो ये बात क्या है, सत्य है। यानी कि त्रिज्या से 2 गुना व्यास होता है और ये व्यास वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, जिह्वा होती है। तो ये बात क्या हमारी, सत्य है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त एक समतलीय आकृति, तो ये बात भी सत्य है। सबसे पहले हमने यही बात की थी, समतल में स्थित कोई भी बिंदुओं का समूह है जो किसी स्थिर बिंदु से
एक अचल दूरी पर स्थित, यानी प्रत्येक अचल दूरी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वह क्या होता है, वर्त होता है। तो ये समतल में स्थित होता है, ये बात क्या है, सत्य है। फिर देखो 7 नंबर, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित है, यानी कि एक जीवा है और जिस पर केंद्र स्थित है, ये जीवा है और केंद्र इसी पर स्थित है। फिर ये क्या बोल रहा है कि ये है त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है क्या, नहीं, ये क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है, यानी कि ये बात त्रिज्या है, ये बात त्रिज्या, लेकिन ये पूरी क्या है, व्यास है। तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यही है। तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है, यानी एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं, यानी एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं, सभी बिंदुओं का समूह है। एक व्यास कहलाता है। ये क्या बोल रहा है कि ये क्या कहलाता है, एक व्यास। जबकि हमने प्रश्नावली शुरू की तो शुरुआत में बात की थी कि अगर कोई भी बिंदुओं का समूह एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर स्थित होता है तो वह क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। तो ये क्या बोल रहा है, व्यास कहलाता है। ये बात क्या है, असत्य। ये परिभाषा व्यास की नहीं है, किसकी है, वर्त की है। ठीक है, ये है 12.1। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं इस प्रश्नावली की परिमेय की। पहली परिमेय दे रखी है, एक वर्त की बराबर जीवें केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी सिद्ध करना है कि एक वर्त की जो बराबर जीवें होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले एक वर्त बनाइए। अब देखो दो जीवें लेनी है, दोनों जीवें क्या है, बराबर। ए बी, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी। ठीक है, जो ये दोनों जीवें केंद्र पर कोण बनाती है, तो एक जीवा केंद्र पर कोण बना रही है ए ओ बी और दूसरी जीवा केंद्र पर कोण बना रही है सी ओ बी। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये कोण ए ओ बी है, ये किसके बराबर है, कोण सी ओ डी के। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग की दो बराबर जीवें, यानी ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है सी। फिर देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण सी ओ डी के। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब चलो सिद्ध करते हैं उपपत्ति। देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं हमें, एक तो त्रिभुज है ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज क्या है, सी ओ डी। दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी वह त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी वह त्रिभुज सी ओ डी में। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में ए बी बराबर सी डी है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी और सी डी दो बराबर जीवे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर है, सी डी के। क्यों है, दिया है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी। अब देखो ए ओ सी ओ दोनों बराबर है, ए ओ बराबर सी ओ क्यों बराबर है, एक ही वर्ग की त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे, एक ही वर्ग की त्रिज्या। ठीक है, फिर देखो तीसरी बात, बी ओ और ओ डी ये दोनों भी क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये भी एक ही वर्ग की क्या है, त्रिज्या। तो बी ओ बराबर डी ओ एक ही वर्ग की त्रिज्या, तो एक ही वर्ग की त्रिज्या। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं संगत भुजाएं क्या है, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी। और आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा, कोण सी ओ डी के। तो हम क्या लिख सकते हैं,
कोण AOB बराबर है कोण COD। हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, कोण AOB बराबर है कोण COD। ये हमारी प्रमेय 12.1। अब देखते हैं प्रमेय 12.2। दूसरी प्रमेय दे रखी है, यदि एक जीवाणु द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। पहले प्रमेय के अंदर जीवाएं बराबर थी और हमें सिद्ध करना था कि केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो बराबर है। लेकिन अब की बार प्रमेय में दे रखा है कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर हैं। तो चलो सबसे पहले वक्र बनाते हैं। दो जीवे, एक तो AB, एक जीवा हमारे पास है C। केंद्र पर अंतरित कोण AOB और COB। ठीक है, हमें दे क्या रखा है कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो दिया है क्या दे रखा है, कोण AOB बराबर है कोण COD। ये बात हमें दे रखी है। फिर देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जीवा AB है वो किसके बराबर है, जीवा CD के। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर CD। ये बात हमें सिद्ध करनी है। उत्पत्ति, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सिद्ध कर दें तो संगत भुजाएं AB और CD भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो त्रिभुज AOB व COD के अंदर देखें तो OA किसके बराबर है, CO के। OA AO बराबर CO, क्यों बराबर है, एक ही वर्ग की क्या है ये त्रिज्या, तो एक ही वर्ग की त्रिज्या। ठीक है, फिर देखो कोण AOB बराबर है कोण COD। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमें दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, दिया। ठीक है, फिर देखो BO किसके बराबर है, DO के। तो क्या लिखेंगे, BO बराबर DO। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। तो एक ही वर्ग की त्रिज्या। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कोण और दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग। भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग है त्रिभुज COD। और सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो AB किसके बराबर हो जाएगी, CD के। अतः AB बराबर CD। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि जो दो जीवाएं दे रखी हैं वो दोनों बराबर है। तो AB बराबर CD। ठीक है, प्रमेय 12.3 के अंदर क्या दे रखा है कि एक वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। यानी कि एक वर्ग है, वर्ग के केंद्र से एक जीवा पर क्या डाल रखा है, लंब डाल रखा है। तो ये वर्ग है, वर्ग का केंद्र O है, ये जीवा AB है। ठीक है, और केंद्र O से जीवा पर एक लंब डाला गया है OM, और ये लंब OM है, ये अपने जीवा AB का क्या करता है, समद्विभाजन, यानी कि दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी कि AM बराबर क्या है, BM। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है, OM लंब है AB पर, यानी कि कोण OMA बराबर है कोण OMB। ये बात हमें दे रखी है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। AM बराबर BM, ये बात हमें सिद्ध करनी है।
अब देखो ऊपर की, अब त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में, त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, तो सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और AM किसके बराबर हो जाएगी, BM की। तो त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB के अंदर OA किसके बराबर है, OB के, तो क्या लिखेंगे, OA बराबर OB, और क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही वर्ग की क्या है, त्रिज्याएं, तो एक ही वर्ग की त्रिज्याएं, एक ही वर्ग की त्रिज्या। फिर देखो OM और OM क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो क्या लिख सकते हैं, OM बराबर, OM क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। फिर देखो कोण OMA बराबर है कोण OMB, क्यों बराबर है, क्योंकि हमें ये बात दे रखी है OM लंब है AB पर, तो क्या लिखेंगे, कोण OMA बराबर है कोण OMB, और क्यों बराबर है, दिया है, यानी कि OM लंब है AB पर, ये बात में दे रखी है। अब देखो इसके दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कोण और दो भुजाएं बराबर है, तो ये RHS नियम से, यानी कि 90 डिग्री का कोण है तो कौन से नियम से बराबर हो, सर्वांग सम हो जाएंगे RHS नियम से, तो RHS नियम से, RHS नियम से त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB, यानी कि त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो AM किसके बराबर हो जाएगी, BM की, तो क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM, और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि दोनों केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का संधि भाजन करता है, ठीक है। अब देखो परिमेय 12.4 है, क्या दे रखा है कि किसी वर्ग की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी कि वर्ग की जीवा को, जीवा के मध्य बिंदु को, ये जीवा AB है, ये इसका मध्य बिंदु है M, इसको अगर केंद्र से मिलाएं तो ये जीवा पर क्या होता है, लंब होता है, ये बात में सिद्ध कर दी, यानी लंब होगा तो ये कोण OMA और OMB 90 डिग्री का होगा, ये बात में सिद्ध करनी। तो सबसे पहले दिया क्या दे रखा है कि ये बिंदु M है, ये AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो AM किसके बराबर है, BM के, तो AM बराबर BM, ये बात में दे रखी है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OM लंब है AB पर, तो OM लंब है AB पर, ये बात में सिद्ध करनी है, यानी कि अगर ये कोण OMA और कोण OMB अगर 90 डिग्री का है तो OM AB पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यही बात में सिद्ध करनी है। अब देखो ऊपर की, अब देखो त्रिभुज OMA या AMO व BMO में, त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में, ठीक है। AM किसके बराबर है, BM के, तो क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM, क्यों बराबर है, ये बात में दे रखी है, तो दिया। फिर देखो OM दोनों में उभयनिष्ठ है, तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, और OA किसके बराबर है, OB के, क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, तो OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब देखो त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में तीनों भुजाएं क्या है,
बराबर है, तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, भुजा भुजा नियम से, भुजा 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 नियम से त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB। ठीक है, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास OMA किसके बराबर होगा, OMB के। तो कोण OMA बराबर है कोण OMB। हमें क्या सिद्ध करना है, ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है, तो इसे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो ये एक सरल रेखा है भी, और सरल रेखा पर स्थित कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण OMA प्लस कोण OMB कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री के। क्यों है, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर स्थित कोण है। ठीक है, अब देखो OMA की जगह आप OMB भी रख सकते हो, OMB की जगह आप OMA रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, दोनों ही कोण क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण OMA प्लस इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं, OMA। तो कोण OMA बराबर 180 डिग्री। दोनों का योग करेंगे तो 2 कोण OMA बराबर 180 डिग्री, और कोण OMA बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों का योग 180 है। तो एक 90 का, तो दूसरे भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ये अगर 90 डिग्री का है तो ये OM क्या है, AB पर लंब है, अतः है OM लंब है AB पर। यही बात हमें सिद्ध करनी। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो प्रमेय 12.5 तीन दिए हुए असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। ये बोला कि तीन असंरेखीय बिंदु है जिससे हम केवल और केवल एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि तीनों असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। ये प्रमेय केवल आपको याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का आएगा, और 1 नंबर का भी किस प्रकार से पूछेगा कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होती है, और आपका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रमेय 12.6 वृत्त की समान जीवें केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी एक वृत्त के अंदर दो बराबर जीवें हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो दो जीवें लेंगे AB और CD। एक जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD। तो AB और CD, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये केंद्र O है, ये OM दूरी है, और ये दूरी है OM। क्या सिद्ध करना है कि OM है और ON है, ये दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर है। यानी कि ये AB है और ये CD है। जो जीवें दे रखी हैं, दोनों जीवें केंद्र O से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अब देखो हम O को A से मिला देते हैं और O को D से मिला देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है, दो जीवें, दो समान जीवें हैं, तो AB किसके बराबर दे रखी है, CD से। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर CD, ये हमें दे रखा है। अब देखो, अब हमने पहले प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी कि ये OM है, ये इस पर लंब है, तो AM किसके बराबर होगी, BM के बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हाफ है AB का, तो हाफ है AB का। ठीक है, फिर देखो CN किसके बराबर है, DN के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये हाफ है CD का, तो हम लिख सकते हैं CN बराबर है DN। क्यों बराबर है, हाफ है CD का। अब देखो AM BM बराबर है, CN DN बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, AM DN के बराबर है। क्यों बराबर है,
तो देखो अगर मैं मान लूं कि ये जीवा 4 सेमी की है, कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, और हमने क्या कहा है कि ये OM इस पर लंब है, तो ये पहले हमने पढ़ में पढ़ चुके हैं कि अगर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है तो AM और BM क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 4 का है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। फिर प्रमेय के अंदर हमें क्या दे रखा है, वर्ग की समान जीवें, तो ये AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो AB 4 की है तो CD भी कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की। तो और ये भी क्या है, इस पर लंब है, तो ये भी जीवा का समद्विभाजन करता है, तो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि प्रत्येक भाग क्या है, 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो प्रत्येक भाग क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AM किसके बराबर है, DM की, तो AM बराबर है DM, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, OM है, वो OM दूरी, जो दूरियां दे रखी है दोनों क्या है, बराबर। हमें ये सिद्ध करना है कि जीवा केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है, तो केंद्र से इनकी दूरियां OM और ON दे रखी हैं, ये दोनों बराबर सिद्ध करनी है, तो OM बराबर ON, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो अब लेते हैं त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में। ठीक है, अब देखो AM DN के बराबर, क्यों बराबर है, समीकरण 1 से तो लिख सकते हैं AM बराबर है DM, समीकरण 1 से। फिर देखो कोण AMO और कोण DNO ये भी बराबर, तो कोण AMO बराबर है कोण DNO, क्यों बराबर है, 90 डिग्री के कोण। ठीक है, फिर देखो OA और DO बराबर है, क्या बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, AO बराबर DO, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, A और DO के बराबर है, तो देखो एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, और कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो RHS नियम से त्रिभुज AMO सर्वांगसम है त्रिभुज DNO, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इन सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा OM किसके बराबर है, ON के, तो हम क्या लिख सकते हैं, OM बराबर है ON। और हमें क्या सिद्ध करना था कि वर्ग की समान जीवें AB और CD केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी कि OM किसके बराबर सिद्ध करना है, ON के, तो हमने क्या सिद्ध किया है, OM बराबर है ON। अब देखो 12.7 पर में है, किसी वर्ग की जीवें केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे परस्पर बराबर होती हैं, यानी कि केंद्र से अगर जीवाओं की दूरी बराबर है तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर, ये बात में सिद्ध करनी है। ठीक है, यानी कि दो जीवाएं AB और CD, तो एक जीवा AB और एक जीवा CD। ठीक है, और हमें दे रखा है कि इनकी दूरियां केंद्र से क्या है, बराबर है, और सिद्ध क्या करना है कि ये जीवाएं भी क्या है, बराबर है। तो हम रचना से O को A से मिला दो और O को D से मिला दो। ठीक है, रचना का बिंदु भी यहाँ पे लिख देना। पहली बात दिया है, क्या दे रखा है, OM किसके बराबर है, ON के बराबर, तो OM बराबर है ON, ये हमें दे रखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? AB है वो CD के बराबर है, यानी कि हमें पहले बोल रहा है कि वर्ग की जीवाओं की केंद्र से दूरी अगर बराबर हो तो जीवाएं भी क्या होती हैं? बराबर। ये बात सिद्ध करनी है, तो AB बराबर है CD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना यानी कि O को A से मिला दिया और D को मिला दिया, O को A व D से मिला है। ठीक है, ऊपर त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में। ठीक है, अब देखो ये है जीवा के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो हमें बता दो ये कोण कितने डिग्री का? 90 का, और ये भी कितने का है? 90 का। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? OM बराबर ON, ये बात तो हमें दे रखी है, तो क्या लिख देंगे? दिया। ठीक है, फिर देखो कोण AMO बराबर है कोण DNO, क्यों बराबर? OM लंब है AB पर तथा ON लंब है CD पर। ठीक है, फिर देखो OA किसके बराबर है? OD के, तो OA बराबर OD क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है और वो कोण 90 डिग्री का, तो ये त्रिभुज RHS नियम से क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो RHS नियम से त्रिभुज AMO सर्वांगसम है त्रिभुज DNO, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो AM किसके बराबर होगी? DN की। क्या लिख सकते हैं? AM बराबर DN, यानी कि इस जीवा का ये भाग और इस जीवा का ये भाग क्या है? बराबर। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों जीवें बराबर है, यानी कि पूरी जीवा AB इस जीवा CD के क्या है? बराबर है। तो हमने पहली प्रमेय के अंदर भी देखा था, यानी कि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का संधिभाजन करता है, और इस जीवा का ये एक भाग है। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2AM, और इसका भी 2 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2DN। ठीक है, और 2AM क्या है? हमारी पूरी जीवा AB, तो AB, और बराबर 2DN क्या है? CD। तो AB किसके बराबर होगी? CD की। यही बात में सिद्ध करें। ठीक है, हमारे एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, यानी कि एक वृत्त है, इस वृत्त में एक चाप AB, इस चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB और शेष भाग पर अंतरित कोण ACB। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB है वो शेष भाग पर अंतरित कोण ACB का क्या है? 2 गुना। सबसे पहले तो हमें दे रखा, क्या दे रखा है? चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण AOB व शेष भाग पर अंतरित कोण, शेष भाग पर अंतरित कोण ACB। ठीक है, ये हमें दे रखा है। फिर देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB है वो किसके बराबर है? 2 कोण ACB, यानी कि ये कोण इस कोण का क्या है? 2 गुना है। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब एक छोटी सी रचना करते हैं, तो रचना क्या करेंगे? C को O से मिलाते हुए, C को O से मिलाते हुए आगे
P तक बढ़ा दें, ठीक है। तो रचना हमने क्या की है, C को O से मिलाते हुए आगे P तक बढ़ाया, ठीक है। ये हमने रचना कर दी। अब देखो ये त्रिभुज है AOC, ठीक है। ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार से है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस AOC में भी दो भुजाएं बराबर हैं, और वो कौन कौन सी हैं, A और OC। और A और OC बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही वर्ग की क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो समान भुजाओं द्वारा अंतरित कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये भुजा ये कोण अंतरित कर रही है, ये भुजा ये कोण अंतरित कर रही है, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AOB त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर OA और OC क्या है, बराबर है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक ही वर्ग की क्या है, त्रिज्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ही वर्ग की त्रिज्या, इसलिए ये बराबर, ठीक है। अब देखो OA और OC बराबर है, तो समान भुजाओं द्वारा किसी भी त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण OAC, कोण OAC बराबर है कोण OCA, ठीक है। क्यों बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो मैं त्रिभुज ACO की बात करूं, तो त्रिभुज ACO के अंदर ये OC भुजा है, इसको हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। और किसी भी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण, तो इस त्रिभुज की OC भुजा को आगे बढ़ाए तो बहिष कोण क्या है, AOP। और ये कोण किसके बराबर होगा, ये अपने अंत्य समूह यानी अंतःविलंब जो भी कोण है उन दोनों की योग के बराबर होगा। तो ये कोण AOP किसके बराबर होगा, कोण OAC प्लस कोण OCA के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOB के अंदर कोण AOP किसके बराबर होगा, ये बहिष कोण इन दोनों कोणों की योग के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, कोण OAC प्लस कोण OCA, ठीक है। अब देखो आप कोण OAC की जगह हम क्या रख सकते हैं, OCA रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, समीकरण 1 से, क्योंकि दोनों ही कोण क्या है, बराबर है। और बराबर है तो हम समीकरण 1 के द्वारा कोण OAC की जगह क्या रख देंगे, OCA। अब देखो हमने OAC की जगह OCA क्यों रखा, तो देखो हमें इस कोण की आवश्यकता है तो हम यही कोण रखेंगे, इस कोण की आवश्यकता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण AOP बराबर कोण OAC की जगह हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से OCA प्लस कोण OCA, और कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो कोण AOP बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोण OCA, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो कोण AOP बराबर क्या आ गया, 2 कोण OCA। अब देखो इसी प्रकार से हम ये त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं द्वारा अंतरित कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। और इस त्रिभुज में OC भुजा को आगे बढ़ाने पर बहिष कोण कौन सा है, कोण BOP। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार
कोण BOP बराबर 2 कोण BCO ये लिख सकते हैं और इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण AOP प्लस कोण BOP किसके बराबर होगा, 2 कोण OCA प्लस 2 कोण BCO। तो BCO अब देखो कोण AOB BOP यानी कि कोण कोण AOP और कोण BOP यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा कोण होगा और इस पूरे कोण का नाम क्या है, कोण AOB। क्या लिख सकते हैं, कोण AOB। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, क्या जाएगा, कोण OCA प्लस कोण BCO। तो कोण AOB बराबर 2 कोण, अब देखो कोण OCA ये कोण और प्लस कोण BCO यानी कि BCO ये कोण, यानी कि इन दोनों कोणों का योग करें तो ये पूरा कोण होगा और पूरा कोण क्या है अपना, कोण ACB। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि कोण AOB किसके बराबर है, इस कोण के 2 गुने के बराबर है। तो और हमें सिद्ध भी क्या करना था कि एक चाप द्वारा वर्ग के केंद्र पर अंतरित कोण यानी चाप AB है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, कोण AOB और शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। शेष भाग पर अंतरित कोण ACB है और इसका ये क्या है, 2 गुना। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण या उनका योग 180 डिग्री होता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज है उसके समूह कोणों या समपूरक ये भी 180 डिग्री है या उनका योग 180 डिग्री होता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिस या तो उनके कोणों का योग, समूह कोणों का योग 180 डिग्री या किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वर्ग पर स्थित, वर्ग की परिधि पर स्थित हो तो भी वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब देखो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, A B C D। ठीक है, अब एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, तो हमें क्या दे रखा है, दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना कि इनके समूह कोण समपूरक होते हैं, यानी कि कोण B और कोण D को जोड़े तो उनका योग 180 डिग्री और कोण A और कोण C को जोड़े तो इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि कोण B प्लस कोण D इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री। एक तो ये सिद्ध करना है और एक कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब देखो ऊपर, यानी कि एक चाप है ABC, इस चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है, इसको हम x मान लेते हैं, x डिग्री, और शेष भाग पर अंतरित कोण क्या है, D है। अगर मैं कोण D ज्ञात करूं यहां से लिख सकते हो आप, चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण x डिग्री तथा शेष भाग पर अंतरित कोण D है। ठीक है, तो हमने जस्ट पहले पर में पढ़ी है
उसके अंदर हमने ये ज्ञात किया था कि केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कि हम क्या याद कर सकते हैं यहां से, कोण D बराबर 1/2 केंद्र पर अंतरित कोण 8 डिग्री, यानी कि ये कोण है और ये कोण इसका 2 गुना है, यानी कि ये 30 डिग्री है तो कितने का होगा, 60 डिग्री का। और अगर आपको ये कोण ज्ञात करना है तो इस कोण में आप 2 का भागे दे सकते हो। तो हमने यही किया है, कोण D बराबर 1/2 8 डिग्री, इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो चाप ADC द्वारा, ये चाप ADC है, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है, इसको हम y डिग्री मान लेते हैं, और शेष भाग पर अंतरित कोण क्या है, y है। तो चाप ADC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण y डिग्री तथा शेष भाग पर अंतरित कोण B है। तो कोण B ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कोण y डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो कोण B + कोण D बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 x डिग्री और प्लस 1/2 y डिग्री आ जाएगा, 1/2 x डिग्री प्लस 1/2 y डिग्री। अब देखो 1/2 है, आप यहां से कॉमन ले सकते हो, तो कोण B प्लस कोण D बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 x डिग्री प्लस y डिग्री। अब देखो ये x डिग्री और ये y डिग्री, ये एक बिंदु है और एक बिंदु पर अंतरित सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री की जगह हम क्या रख सकते हैं, 360 डिग्री। तो यहां से कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 और x डिग्री प्लस y डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 में आप 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण D बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि कोण B प्लस कोण D बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, 180 डिग्री। अब देखो कोण A प्लस कोण C बराबर भी 180 डिग्री सिद्ध करेंगे। तो हमें पता है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री लिख सकते हो कोष्टक में। चतुर्भुज के सभी कोण और सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B और कोण D हमने ज्ञात कर लिए कितने हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम 180 डिग्री रख सकते हैं बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से कोण A प्लस कोण C बराबर क्या रहेगा, 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। और हमें यही बोल रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण A का सम्मुख कोण C है, तो A प्लस C संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। और एक B का सम्मुख कोण कौन सा है, D, तो B प्लस D बराबर भी क्या है, संपूरक। ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक कोण तो है एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी कि यह है एक वर्ग है और हम एक चतुर्भुज लेते हैं ABCD। ABCD एक चतुर्भुज लेते हैं, तो ABCD क्या है, हमारे पास एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है, संपूरक है। यानी कि A और C 180 डिग्री के हैं, B और D 180 डिग्री के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण संपूरक
यानी कि कोण ABC प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। ये बात हमें दे रखी है। फिर देखो मैं एक चक्रीय चतुर्भुज लूं, यानी कि ये सी डैश, हमें पता है कि ए बी सी डैश और डी इसके सभी शीर्ष हैं वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो ये क्या हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के समूह कोण समपूरक है, तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऊपर अब देखो कोण DAB प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ये बात हमें दे रखी है, तो समीकरण नंबर 1 लिख सकते हो आप, दिया है। यानी कि DAB और BCD यानी कि एक चतुर्भुज है, उसके समूह कोण समपूरक है। ये बात हमें दे रखी है, तो हमने क्या लिख दिया, कोण DAB प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। फिर देखो हम ये भी लिख सकते हैं कोण DAB प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसके चारों शीर्ष क्या है, एक वर्ग की परिधि पर है, और एक वर्ग की परिधि पर अगर किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष स्थित हों तो उसके समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण DAB प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करें तो 180 डिग्री की जगह हम 180 डिग्री का मान रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण DAB प्लस कोण BCD बराबर कोण DAB प्लस कोण BCD। अब देखो कोण DAB से कोण DAB कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण BCD बराबर कोण BCD। ठीक है, ये बात आ जाएगी, यानी कि कोण BCD यानी कि ये कोण और कोण BCD ये कोण, ये दोनों कोण क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, अब देखो अगर हम एक त्रिभुज है, त्रिभुज लेंगे BC और C डैश, त्रिभुज BC डैश, त्रिभुज BC और C डैश में। अब देखो त्रिभुज BC डैश में C डैश को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण किसके बराबर होगा, जो उसके अंदर समूह कोण, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, कोण BCD किसके बराबर आना चाहिए, कोण CBC प्लस कोण BCC के बराबर आना चाहिए। लेकिन ये बराबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने क्या सिद्ध किया है कि BCD और BC यानी कि केवल ये कोण और ये कोण ही दोनों ही बराबर है, तो ये इन दोनों के योग के बराबर नहीं होंगे। ये केवल तभी संभव हो सकता है, ये कब बराबर होंगे, इस स्थिति में संभव हो सकता है जब BC और BC क्या हो, समपाती हो, क्या हो, BC और BC समपाती। और अगर ये समपाती है तो ये C बिंदु है, ये कहां पर स्थित होगा, वर्ग की परिधि पर, और ये अगर वर्ग की परिधि पर स्थित है तो ABCD क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। और हमें सिद्ध भी क्या करना था कि यह ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। 12 हम क्या दे रखी है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर
बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होते हैं, ये बात में सिद्ध कर दी। ठीक है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, यानी कि हम BC भुजा को आगे बढ़ाएं, E तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, तो DCE ये बनने वाला बहिष्कोण है, ये किसके बराबर है? अपने अंतराभिमुख कोण A के बराबर, ये बात में सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या दे रखा है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज जिसकी एक भुजा BC को आगे E तक बढ़ाया, किसी भी भुजा को बढ़ा सकते हो, BC को बढ़ा सकते हो, CD को भी, AD को भी और AD को, कोई एक भुजा में आगे बढ़ानी है, तो एक भुजा BC को हमने E तक बढ़ाया। और अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है बनने वाला बहिष्कोण किसके बराबर होगा? अपने अंतराभिमुख कोण के। तो कौन सा बहिष्कोण बन रहा है? कोण DCE, तो कोण DCE किसके बराबर होगा? कोण BAD के, यानी कि कोण BAD के, ये बात में सिद्ध करेंगे। तो उत्पत्ति ये देखो ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण BAD प्लस कोण DCD बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब देखो ये BE एक सरल रेखा है, BE क्या है? एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि सरल रेखा पर कोण DCE और DCB ये कोण बन रहे हैं, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण DCE प्लस कोण DCB बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करें तो 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री का मान रख सकते हैं, तो कोण BAD समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर है कोण DCE प्लस कोण DCD। ठीक है, अब देखो कोण BAD कोण BCD बराबर कोण DCE प्लस कोण DCB। अब इसको आप BCD भी लिख सकते हो और ये BCD भी एक ही बात है। तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोण BAD बराबर है कोण DCE, यानी कि कोण BAD ये कोण किसके बराबर है? कोण DCE के, कोण DCE के, यानी कि ये बहिष्कोण किसके बराबर है? अंतराभिमुख कोण के बराबर है। यही बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, में 12.12 इस प्रश्नावली की अंतिम प्रमेय है, किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये बात में सिद्ध करनी है। तो ये एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, ABCD, इसकी एक भुजा AB को हमने आगे बढ़ा दिया E तक, तो बनने वाला बहिष्कोण CDE इसके बराबर है? अपने अंतराभिमुख कोण CDA के बराबर है। ठीक है, ये बात हमें दे रखी है, तो क्या लिखेंगे? दिया क्या दे रखा है कि कोण CDE बराबर है कोण CDA या ADC।
ठीक है। ये अंतराभिमुख कोण बहिष कोण के बराबर है, ये बात में दे रखी है। कोई चतुर्भुज है जिसमें कि एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर है, ठीक है। और सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये बात में सिद्ध करनी। अब देखो ऊपर चतुर्भुज ABCD के अंदर AB भुजा को हमने E तक बढ़ाया तो हमारे पास बहिष कोण क्या बना? कोण CBE। और ये किसके बराबर है? कोण ADC के बराबर। ये बात हम लिख सकते हैं कि कोण CBE किसके बराबर है? कोण ADC के। तो कोण ADC, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कोण CBE किसके बराबर है? कोण ADC के बराबर है। अब देखो इस समीकरण 1 में हम कोण ADC दोनों तरफ जोड़ दें तो समीकरण में कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी कि जो समीकरण दे रखी है वही होगी। दोनों तरफ अगर समान भाग जोड़ रहे हो तो समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ समीकरण 1 में दोनों तरफ कोण ABC जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा? कोण CBE प्लस कोण ABC बराबर कोण ADC प्लस कोण ABC, ठीक है। अब देखो कोण CBE प्लस कोण ABC, कोण CBE प्लस कोण ABC, यानी कि ये कोण और ये कोण। अब देखो दोनों कोण है, दोनों कोण एक सरल रेखा पर स्थित है और सरल रेखा पर स्थित कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग हम कितना रख सकते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री बराबर कोण ADC प्लस कोण ABC, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और कोण ADC और कोण ABC क्या है? कोण ADC कोण ABC चतुर्भुज के समूह कोण है, ठीक है। यानी कि देखो ADC ये कोण, ABC ये कोण, अब देखो ये समूह कोण है तो इन समूह कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। और अगर इनका योग 180 डिग्री है तो कोण A और कोण C का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री, यानी कि समूह कोण क्या है? समपूरक है। और अगर किसी भी चतुर्भुज के समूह कोण समपूरक हो तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज। तो अतः है ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना। तो यह है प्रश्नावली 12 की संपूर्ण प्रमेय, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।